हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंस। लास्ट सेशन में हमने इसका रिलेशनशिप है विद एथिक्स किया एंड आज हम इस सेशन में रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद एंथ्रोपोलॉजी है इसके साथ करेंगे। जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस किसकी स्टडी है? स्टेट की, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल सिस्टम की स्टडी है। अगर आज के टाइम में हम वेलफेयर स्टेट कहना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट बनने के लिए जितने भी जो एक्टिविटीज करती है सभी की सभी एक्टिविटीज पॉलिटिकल सिस्टम में इंक्लूड हो जाती हैं, जिसको हम पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं। यह पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, पॉलिटिकल बिहेवियर है, वोटिंग सिस्टम है, हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करती है। और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो क्या है, पहले हम इसका मीनिंग करते हैं, आफ्टर दैट हम करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एंथ्रोपोलॉजी को कैसे कंट्रीब्यूट करती है एंड एंथ्रोपोलॉजी पॉलिटिकल साइंस को कैसे कंट्रीब्यूट करती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, ये दोनों बहुत ही इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं। जो एंथ्रोपोलॉजी है इसका मीनिंग क्या है? ये ग्रीक वर्ड्स एंथ्रोपोस प्लस लोजिया से बना है। एंथ्रोपोस का मीनिंग क्या है? ह्यूमन बींग्स। लोजिया का मीनिंग हो गया स्टडी। तो जो एंथ्रोपोस है ये क्या है? ह्यूमन बींग की स्टडी। तो ये साइंस ऑफ मैन कहा जाता है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग कहा जाता है। उसका सोशल, कल्चरल, लैंग्वेज, जो भी उसकी डेवलपमेंट है, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे उसकी नेचर चेंज हुई, तो हर एक एस्पेक्ट के साथ एंथ्रोपोलॉजी है वो स्टडी करती है। तो हम ये कहते हैं जो एंथ्रोपोलॉजी है, इट इज द साइंस विच स्टडीज मैनकाइंड इन रिलेशन टू फिजिकल, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट की प्रिमिटिव सोसाइटी में जब से हमारी डेवलपमेंट हुई है, ह्यूमन काइंड का ओरिजिन हुआ है, तो उसका पॉलिटिकल बिहेवियर है वो कैसा रहा होगा, सोशल बिहेवियर है वो कैसा रहा होगा, इकोनॉमिक बिहेवियर है वो कैसा रहा होगा। तो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन काइंड की उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, इनके साथ इसकी रिलेशन की स्टडी करती है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है ये किसकी स्टडी करती है? पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ प्रिमिटिव पीपल। जो एशियंट टाइम से जो लोग थे उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा था, तो ये इसकी भी स्टडी करती है, क्योंकि जो बहुत सारे एस्पेक्ट की स्टडी करती है और पॉलिटिकल साइंस के साथ रिलेशन कर रहे हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन सोसाइटी के, ह्यूमन बीइंग की डेवलपमेंट की भी स्टडी करी है। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है इसको अगर हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहें, सोशल एंथ्रोपोलॉजी जिसका मीनिंग है सोसाइटी से रिलेटेड जो ह्यूमन बीइंग है इसकी स्टडी। तो जो इसमें किसकी स्टडी करती है? एक मैन के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं, हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करती है। एंड आज हम अपने सेशन में एंथ्रोपोलॉजी का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है इसके साथ क्या रिलेशनशिप है हम इसको डिस्कस करेंगे। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या होगी? स्टार्टिंग से, एशियंट टाइम से जब से ह्यूमन काइंड है उसका ओरिजिन हुआ है, उसकी कैसे डेवलपमेंट हुई है, कैसे कैसे चेंज आया है, ह्यूमन काइंड की नेचर है वो कैसे चेंज हो चुकी। तो एंथ्रोपोलॉजी प्रिमिटिव सोसाइटी से लेकर आज तक की सोसाइटी है इसकी डेवलपमेंट की हर एक स्टेज की स्टडी करती है। एंड जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट की स्टडी करती है, जबकि जो सोशल एंड इकोनॉमिक, कल्चरल, लैंग्वेजेस जो भी है हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करती है। तो फिर भी इन दोनों में बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप है। तो पहले हम करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी टू पॉलिटिकल साइंस। एंथ्रोपोलॉजी है जो पॉलिटिकल साइंस को कैसे कंट्रीब्यूट करती है। फर्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स द सब्जेक्ट मटेरियल टू पॉलिटिकल साइंस। पहले जो एंथ्रोपोलॉजी है जो पॉलिटिकल साइंस को इसका सब्जेक्ट मटेरियल है वो प्रोवाइड कराती है। जैसे एशियन टाइम में हम ये कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी क्या है? प्रिमिटिव सोसाइटी है, प्रिमिटिव पीपल है, इसके बिहेवियर को डिफाइन करती है। तो एशियन टाइम में सोसाइटी कैसे डेवलप हुई थी, तो कैसे स्टेट बनती है, तो जो जिस सारा सब्जेक्ट मटेरियल है, जिस सब मटेरियल कौन देता है पॉलिटिकल साइंस को? एंथ्रोपोलॉजी देती है। जो प्रिमिटिव सोसाइटी थी उसमें कैसे लॉ बने हुए थे,
क्योंकि पॉलिटिकल साइंस है, लॉ के साथ रिलेटेड है, पॉलिटिक्स के साथ रिलेटेड है। तो प्रिमिटिव सोसाइटी में कैसे लॉ थे, कस्टम थे, ट्रेडिशंस थे, जो आज की सोसाइटी है वो इनके ऊपर ही तो बेस्ड है। तो इन सब की नॉलेज कौन प्रोवाइड कराता है? एंथ्रोपोलॉजी कराती है। अगर हम आज की मॉडर्न सोसाइटी को, मॉडर्न लॉ को, कस्टम को स्टडी करना चाहते हैं तो हमको प्रिमिटिव सोसाइटी में कैसे लोग प्रिवेल करे थे, कैसे चेंज हुआ और आज के लोग कैसे बेटर हैं, इसके लिए हमको प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी करनी ही पड़ेगी। और ये सब सब्जेक्ट मटेरियल है हमको एंथ्रोपोलॉजी है ये ही प्रोवाइड कराती है। नंबर 2, पॉलिटिकल एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ सोशल एक्टिविटीज। अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज की बात करती है, मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज मेरी सोसाइटी के साथ ही तो रिलेटेड है। जो सोसाइटी है, सोसाइटी से बाहर कुछ भी नहीं है। मेरी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है। तो हमारा जो पॉलिटिकल बिहेवियर है, अगर हम एशियन टाइम की बात करते हैं, उस टाइम से ही जो सोशल एक्टिविटी से सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। तो इस तरह पॉलिटिकल एक्टिविटीज, पॉलिटिकल बिहेवियर, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ सोसाइटी का ही पार्ट है जिसको एंथ्रोपोलॉजी है बहुत अच्छे से डेप्थ में स्टडी करती है। नंबर 3, एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ द स्टेट। जो एंथ्रोपोलॉजी है वो क्या करती है? स्टेट को बताती है कि उसको कौन से लॉ बनाने चाहिए, क्योंकि जो लॉ बनाए जाते हैं स्टेट के द्वारा जो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के ऊपर ही तो बेस्ड होते हैं। जितने भी हमारे देश में लॉ बनते हैं वो सभी लॉ अगर कस्टम्स पर, ट्रेडिशन पर बेस्ड होंगे तो वो पॉपुलर भी होंगे और लोग उसको मानेंगे भी, और इसके लिए सरकार को कोई फोर्स को यूज करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह कस्टम एंड ट्रेडिशन की नॉलेज है वो कौन प्रोवाइड कराता है? एंथ्रोपोलॉजी प्रोवाइड कराती है। तो इस तरह एंथ्रोपोलॉजी स्टेट को कस्टम्स, ट्रेडिशन, यूजेस हैं इसके रिगार्डिंग बता रही है। अगर हम इनहेरिटेंस लॉ की बात करते हैं, मैरिज लॉ की बात करते हैं, तो ये सब कुछ किसके ऊपर बेस्ड है? कस्टम्स के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी गिव्स द नॉलेज ऑफ प्रिमिटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। मीनिंग पहले कौन सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे जो प्रिवेल कर रहे थे, आज के टाइम में कौन सी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो प्रिवेल कर रहे हैं। तो इन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में कैसे चेंज आया है और कितना चेंज आया है ये कौन डिफाइन करता है? एंथ्रोपोलॉजी ही डिफाइन करती है। जैसे पहले क्या था, एक नेशनल लेवल पर कोई ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं थी। पॉलिटिक्स कैसे होती थी? विलेज लेवल पर होती थी, क्लैन, कम्युनिटी लेवल पर होती थी। तो जैसे जैसे स्टेट डेवलप होती है तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जे इंस्टीट्यूशन का साइज है वो भी इंक्रीज हो गया। तो पहले सिटी स्टेट बनते हैं, सिटी स्टेट से लेकर आज के टाइम में जो बिग नेशंस हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन का पार्ट बन चुके हैं। तो ये कैसे डेवलप हुआ इसको कौन डिफाइन कर रहा है? एंथ्रोपोलॉजी ही डिफाइन करती है। अगर हम एशियन टाइम की प्रिमिटिव सोसाइटी की बात करते हैं, उस टाइम डेमोक्रेसी को कंडेम किया जाता था, इसको रिजेक्ट किया जाता था। ये माना जाता था कि जो रूलर है, रूलर के पास ज्वाइंट पावर्स होती हैं और हर एक इतना कैपेबल नहीं है कि वो रूल कर सके। वो जस्टिस में फेथ करते थे। तो ये इंस्टीट्यूशन कि जस्टिस सबको मिलना चाहिए, लेकिन ये कैसी इक्वालिटी को डेवलप नहीं करते थे जिसमें रूल करने का सबको राइट हो। तो डेमोक्रेसी आज के टाइम में इस्टेब्लिश हुई है। तो हम पहले से आज को कंपेयर करते हैं। तो जो कंपैरिजन है, इस कंपैरिजन का सब्जेक्ट मटेरियल है एंथ्रोपोलॉजी है, वो ही प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन द चेंजेस इन द पॉलिटिकल सोसाइटी। जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन करती है कि कैसे पॉलिटिकल सोसाइटी में चेंज आ गया। अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले कौन सा सिस्टम चलता था? मोनार्की। मोनार्की क्या थी? पहले अनलिमिटेड मोनार्की थी, फिर लिमिटेड मोनार्की आ गई। लेकिन आज के टाइम में कौन सी मोनार्की है? मोनार्की प्रिवेल ही नहीं करती। बहुत कम कंट्री हैं जिसमें मोनार्की प्रिवेल करती है, लेकिन वो सिर्फ नॉमिनल मोनार्क रह गए हैं। एक्चुअल में हर एक कंट्री अपने आप को
डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाना पसंद करती है। तो हर एक कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री बनती जा रही है, डेमोक्रेसी इंक्रीज हो रही है। तो एंथ्रोपोलॉजी एक्सप्लेन करती है कैसी पॉलिटिकल सोसाइटी है जी चेंज हो चुकी है, लोगों की सोच में चेंज आया है। तो ये सब कुछ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? एंथ्रोपोलॉजी कंट्रीब्यूट करती है टू पॉलिटिकल साइंस। इसी तरह जो पॉलिटिकल साइंस है वो भी एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल साइंस हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। जो एंथ्रोपोलॉजी है इसकी स्टडी में पॉलिटिकल साइंस है वो हेल्प करती है। जो पॉलिटिकल साइंस है जो एंथ्रोपोलॉजी को फैक्ट्स प्रोवाइड कराती है। जो स्टेट है, गवर्नमेंट की फॉर्म है, इसके रिगार्डिंग जो भी फैक्ट है वो कौन प्रोवाइड कराता है? पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड कराती है। नंबर 2, स्टेट रेगुलेट्स द सोसाइटी। स्टेट है वो सोसाइटी को रेगुलेट करती है, स्टेट है वो सोसाइटी के रिगार्डिंग सोशल लॉस बनाती है। तो एंथ्रोपोलॉजी को मींस सोसाइटी को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है, स्टेट कर रही है। नंबर 3, स्टेट आल्सो इन्फ्लुएंसेस द सोशल लाइफ। हमारी जो सोशल लाइफ है इसको स्टेट ही इन्फ्लुएंस करती है। जैसे आज के टाइम में अगर हम चाइल्ड मैरिज की बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज पर बैन किसने लगाया है? स्टेट ने ही तो लगाया है। और इसके अलावा स्टेट कहती है कि सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्टेट ही तो प्रोवाइड करा रही है। इस तरह स्टेट है, सोशल लाइफ है, इसको भी इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज स्टेट इम्प्लीमेंट्स द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मीनिंग सोसाइटी में अगर किसी भी रिगार्डिंग कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो उसका सोल्यूशन किसके पास होता है? स्टेट के पास होता है। और उस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने का, उसको प्रैक्टिकल शेप देने का काम कौन करती है? एक स्टेट ही तो करती है। लास्ट वन इज स्टेट एंड्स द सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जो स्टेट है, जो इतनी भी एंथ्रोपोलॉजी में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इनका सोल्यूशन स्टेट के पास ही होता है। अगर वॉर हो रही है, वॉर में बहुत ज्यादा मास लेवल पर रेवोल्यूशन हो रही है एंड मास लेवल पर माइग्रेशन हो रही है, तो ये सब कुछ सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम कहते हैं रेस के नाम पर किसी कंट्री में दंगे फसाद हो रहे हैं, वो भी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी है। एंड इसके ऊपर रेगुलेशन, इसको खत्म कौन करती है? स्टेट करती है। तो इस तरह पॉलिटिकल साइंस है एंथ्रोपोलॉजी को बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है। तो इस तरह एक दूसरे से जो बहुत ही इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस? फर्स्ट वन इज डिफरेंस इन द स्कोप ऑफ स्टडी। जो एंथ्रोपोलॉजी है ये किसकी स्टडी करती है? प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी करती है। जब भी हम एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करते हैं हम कहते हैं प्रिमिटिव सोसाइटी। प्रिमिटिव टाइम में, एशियन टाइम में एक स्टेट कैसी थी, एक गवर्नमेंट कैसी थी, इंस्टीट्यूशन कैसी थी। लेकिन जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस किसकी बात करती है? मॉडर्न सोसाइटी की बात करती है। अगर हम मान भी लेते हैं कि अगर हम मॉडर्न सोसाइटी को समझना चाहते हैं तो हमको प्रिमिटिव सोसाइटी की स्टडी करनी चाहिए जिनका क्लोज रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम इनके स्कोप की स्टडी की बात की, डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो एंथ्रोपोलॉजी है वो एशियन टाइम से रिलेटेड है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस आज के टाइम से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन नेचर ऑफ द सब्जेक्ट्स। जो इन सब्जेक्ट्स हैं इनकी नेचर में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे हम कहते हैं जब हम एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या स्टडी करती है? प्रिमिटिव सोसाइटी की। उस टाइम स्टेटलेस सोसाइटी थी, उस टाइम स्टेट एंड सोसाइटी में कोई डिफरेंस ही नहीं था। तो इस तरह जो एंथ्रोपोलॉजी है ये क्या है? इनफॉर्मल स्टडी करती है। जबकि अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करती है। तो इस तरह इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज एंथ्रोपोलॉजी इज अ होलिस्टिक फिनोमिना। होलिस्टिक का मीनिंग हो गया ये बहुत ही वाइड फिनोमिना है। यह क्या करती है? जी हर एस्पेक्ट से स्टडी करती है। जी सोशल, इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की भी साथ में स्टडी करती है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं,
अगर हम एग्जाम्पल ही लेते हैं, एक फार्मर ने सुसाइड किया, तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे, उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखेंगे। लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में हम कौन कौन से एस्पेक्ट देख रहे हैं? हम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट के साथ साथ सोशल एस्पेक्ट भी देख रहे हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो भी देख रहे हैं, और इसके साथ जो भी इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है हम हर एक एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। तो ये क्या बन गई? एंथ्रोपोलॉजी होलिस्टिक फिनोमिना बन जाती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस है पॉलिटिकल फिनोमिना बन गई है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स की स्टडी है इनके अप्रोच में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो एंथ्रोपोलॉजी है जो पैसिव वे से पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिक्स को स्टडी करती है, जो एंथ्रोपोलॉजी है इसमें पॉलिटिक्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, जिसके ऊपर जो बहुत ज्यादा रिलेटेड होती है, जबकि पॉलिटिकल साइंस है बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करती है। तो ये क्या बन गई? एक्टिव फिनोमिना बन जाती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस इन पर्पस। जो एंथ्रोपोलॉजी है इस सब्जेक्ट को डेवलप क्यों किया गया है? सिर्फ स्टडी के पर्पस से। तो एंथ्रोपोलॉजी का पर्पस क्या है? हमको नॉलेज प्रोवाइड कराना, हमारी स्टडी को वास्ट करना। जबकि पॉलिटिकल साइंस का पर्पस क्या है? जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, जो एनालिटिकल वे से हर एक चीज को एनालाइज करती है। एंड लास्ट वन इज स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज मोर लीगलाइज वेयर एज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नॉट। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस की स्टडी की बात करते हैं, जो बहुत ही लीगल आई स्टडी है, लीगल एस्पेक्ट से हम इसको स्टडी करते हैं, जबकि एंथ्रोपोलॉजी एक सिंपल स्टडी है जो डिस्क्रिप्टिव है, जो डिस्क्राइब करती है। तो इस तरह इन दोनों में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इनके जो डिफरेंस होते हुए भी हम ये नहीं कह सकते पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी है एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर हम सोशल एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं, सोशल साइंस में क्या है, ये दोनों डिसिप्लिन एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा इंटर रिलेटेड है। तो इस तरह एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस है ये दोनों इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट बन जाते हैं, जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। विद दिस हमारा एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस का रिलेशनशिप है जी कंप्लीट होता है। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।